हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि रेंचो जियोंग के पास आता है, जिसे देखकर ये कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आ गए, और वो बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब आते थे, लेकिन फिर भी तुम कंफ्यूज हो गई और टेस्ट फेल कर दिया। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जियोंग बोली, तो तुम्हें क्या मसला है? मैंने अपने आप को एम्बेरस किया, तुम क्यों अपसेट हो रहे हो? और मैंने कहा तो था कि हम दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने हमारी पिक्चर ले ली तो रेंचो ने उसे एक साथ स्कूल से बाहर जाने के लिए कहा, वही जहां वो जाना चाहती हो। इस पर जियोंग भी मान गई। फिर दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर देते हैं और रेंचो ने उसे एक क्यूट सी इमोजी सेंड की। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को सुपरमार्केट में देखते हैं, जहां जियोंग चीजों को देखकर काफी ऑब्सेस्ड हो रही थी। कहने लगी कि आई विश मैं इस सोफा को अपने बेकिंग क्लब के लिए खरीद पाती। रेंचो बोला कि ये सोफा एक्सपेंसिव तो नहीं, जिस पर जियोंग कहने लगी कि ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई कि एग्जाम टफ नहीं होता। वो भी कहने लगा कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि एग्जाम टफ नहीं होता अगर आपकी फुल तैयारी हो। वैसे ये बात तो मैं जानता था कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब आते थे, लेकिन इतना नर्वस क्यों हो गई थी? और आज मुझे देखकर ऐसा क्यों लगा कि इस वजह में कहीं न कहीं जियान भी शामिल है? जियोंग ने बताया कि मैं हमेशा से उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी जिसमें जियान जाए। वो अच्छा स्टूडेंट है, इसलिए अच्छे ग्रेड्स ले लेता है और मैं उसे कैच नहीं कर पाई। यानी कि हमारी जियोंग ने मेडिकल फील्ड सिर्फ इसलिए चूज की ताकि वो जियान के साथ रह सके। मजीद बताया कि तुम जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट्स मेरी डिफिकल्टीज नहीं समझ सकते, इसलिए तो मैं तुमसे वो डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाह रही थी। ये सुनने के बाद रेंचो फौरन से उठ खड़ा हुआ, कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ वो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए तैयार हूँ। जियोंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगी कि मैं तुम्हारी वो फोटेज वाली बात को सीक्रेट रखूंगी, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट सीन में दोनों वो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, जिसमें कुछ शर्तें रखी गई थी कि हम दोनों एक दूसरे के पास नजर नहीं आएंगे, एक दूसरे को इग्नोर करेंगे ताकि लोगों को ये लगे कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं। और अगर कभी भी हमें काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिलना हो तो ऐसी सीक्रेट जगह पे मिलेंगे जहाँ हमें कोई भी ना देख सके। रेंचो ने ये बात भी ऐड कर दी कि तुम्हारी वजह से मेरी रिपुटेशन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि वो वोमिटिंग वाली बात तुम किसी को नहीं बताओगी। जियोंग भी खुशी खुशी से उसकी बात मान गई। फिर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर अलग अलग से साइन कर देते हैं। इसके बाद हाथ मिलाते हुए रेंचो बोला कि अगर कभी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो, जिस पर वो फौरन से हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी कि तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं खुद अपना अपेंडिक्स ऑपरेशन करके सबको लाइव सर्जरी दिखाऊंगी। जियोंग का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि रेंचो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तभी उसने इर्द गिर्द देखा कि यहाँ तो वाकई ही बैठने के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट सीन में जियोंग शाओ को वो एग्रीमेंट पेपर दिखाती है, जिस पर रेंचो के साइन देखकर तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। कहने लगी, वो बॉसी बिहेवियर वाला रेंचो वो कैसे साइन कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारे क्लास फेलोज को तुम पर हंसते हुए देख लिया हो और फिर ये डिसीजन ले लिया हो? जियोंग बोली कि जो मर्जी है, लेकिन उसने साइन तो कर दिया ना, और अब उसे बॉसी मत कहो। मुझे लगता है कि वो इतना भी बुरा नहीं। खैर ये बताओ कि हमारा एग्रीमेंट तो साइन हो गया है, लेकिन अब हम लोगों को कैसे क्लियर करेंगे कि हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं? शाओ ने उसे आइडिया दिया कि क्यों ना तुम दोनों स्टेटमेंट लिखकर उसे अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दो, जिसे रीड करने के बाद सभी को पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में जब जियोंग जिबाई के साथ लेबोरेटरी में इंटर हुई तो वहाँ रेंचो पहले से ही मौजूद था। जिबाई कहने लगा कि ये जगह सीक्रेट है, इसलिए तुम दोनों आराम से यहाँ डेटिंग कर सकते हो। जिस पर जियोंग कहने लगी, मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। खैर जियोंग ने रेंचो को बताया कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है जिसमें मैंने बताया है कि हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए हम दोनों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता, और मैं ये भी बता दूंगी कि हम एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। जिस पर वो बोला कि मुझे नहीं लगता इस पर कोई यकीन करेगा, और वैसे भी मुझे सोशल प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी क्लास में तो आना ही होगा। लेकिन हमारी जियोंग को लगता है कि वो इग्नोर करने में काफी अच्छी है और वो लोगों के सामने अच्छे से एक्टिंग कर पाएगी। उसका कोई रिस्पॉन्स ना देखकर पूछने लगी कि क्या तुम्हें एग्रीमेंट साइन करने पर रिग्रेट हो रहा है? अब तो मेरी मदद नहीं करोगे? चाहे वो ये करना चाहता था या नहीं, लेकिन फिर भी वो स्टेटमेंट लिखने के लिए हाँ कह देता है। तभी वहाँ डोर नॉक होने की आवाज हुई और जब जियोंग ने जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन साइड पर हमें जिन्यो नजर आई जो कि विंडो से झांक रही थी। जियोंग भी उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। फिर जैसे ही उसे आवाज दी वो डर कर पीछे मुड़कर देखती है और इसे देखकर इसको सिस्टर इन लॉ कह दिया, जिस पर वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं। खैर तुम बताओ यहाँ क्या कर रही थी? जिन्यो कहने लगी कि मैं यहाँ जिबाई को देखने आई थी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इससे पहले कि जियोंग उसकी बात को सच समझ लेती
थी, पीछे से रेंचो आते हुए कहने लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिबाई भी लेबोरेटरी से बाहर निकलते हुए कहने लगा तुम फिर आ गई हो और गार्ड ने तुम्हें आने कैसे दिया, जिस पर वो कहने लगी कि लकीली मेरे पास मेरे भाई का आईडी कार्ड मौजूद था। जिस तरह वो हर बार कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेती है जिबाई से मिलने के लिए। क्यों ना इस बार तुम्हारी बर्थडे पे मैं तुम्हें फोन गिफ्ट कर दूं, फोन के बगैर मैं तुमसे कांटेक्ट भी तो नहीं कर सकती ना। बेचारा जिबाई इसीलिए तो फोन नहीं लेता। कहने लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी लेबोरेटरी में मेरे पास मेरा साइलेंट मेंटर मौजूद होता है। ये नाम उसे बड़ा अजीब सा लगा। कहने लगी ये कौन सी इंटरेस्टिंग चीज होगी, मैं भी इसे देखना चाहूंगी। लेकिन जियोंग ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। जाते साथ ही उसने चीखे मारे क्योंकि साइलेंट मेंटर जिबाई ने किसी और को नहीं बल्कि लाश को ही कहा था। इसे देखने के बाद तो जिनियो की तबीयत काफी खराब हो गई। वही वोमिटिंग कर देती है और गन मचाने पर बाद में जिबाई को सॉरी कर देती है। कहने लगी तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको अभी के अभी साफ कर दूंगी। जिस पर जिबाई बोला तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद ही इसे साफ कर लूंगा। उसके मना करने के बावजूद भी जिनियो सफाई का सारा सामान लाकर उसे साफ करना शुरू कर देती है। अब पता नहीं कि वो उसका दिल कब तक जीत पाएगी। नेक्स्ट सीन में जियोंग को अपना काम करते हुए दिखाया गया। तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। फौरन से रेंचो को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला लिया, लेकिन अभी भी उसे डिस्टेंस पर बैठने के लिए कहती है अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। कहने लगी कि तुमने जो स्टेटमेंट पोस्ट की थी उससे तो सबको यही लगा कि तुम हमारी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हो, यानी कि इन दोनों का ये वाला प्लान भी फेल हो गया। रेंचो बोला कि मैं इस बारे में सोचकर कोई सोल्यूशन निकालूंगा और फिर तुम्हें बता दूंगा। उसके जाने के बाद जियोंग को कॉल आई कि उसका कोई पैकेज आया हुआ है जिसे वो रिसीव करने के लिए पहुंच गई। ये पैकेज काफी भारी था। सोचने लगी कि मैंने तो इतना बड़ा कुछ भी नहीं मंगवाया, आखिर ये हो क्या सकता है, मैं इसको लेके कैसे जाऊंगी। गॉड प्लीज मुझे भी कोई बॉयफ्रेंड दे दो ना। उसके कहने की देर थी और यहाँ एक लड़का पहुंच आया जिसे देखकर जियोंग को पहली नजर वाली अट्रैक्शन हो गई। सोचने लगी कि अभी अभी तो मैंने मांगा था, इतनी जल्दी मिल भी गया। वो लड़का बोला कि मैं इसे तुम्हारे साथ ले जाने में हेल्प कर देता हूँ, और वैसे भी लड़कियाँ लड़कों जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती ना। इसके बाद जियोंग ने बेकिंग क्लब में वो सोफा लगा दिया और देखकर उसे याद आया कि ये तो वही सोफा है जो मैंने सुपरमार्केट में देखा था। साथ ही रेंचो को कॉल करके पूछने लगी कि तुमने वो सोफा चोरी कर लिया है, जिस पर वो बोला कि मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था, शायद एड्रेस गलत हो इसलिए तुम्हारे पास आ गया है। खैर उसको उधर ही रखो क्योंकि मैं फर्श पर नहीं बैठना चाहता। इधर सू रेंचो को कॉल पर बातें करता हुआ देखकर कहने लगा कि किससे बातें कर रहे हो, इतनी बातें तो तुम मुझसे भी नहीं करते जितना तुम आजकल फोन पर कर रहे हो। कहीं ये हमारी भाभी जियोंग तो नहीं? वैसे तुमने वो जो कल स्टेटमेंट लगाई थी इससे वो सैड नहीं होगी? रेंचो बोला कि हम इन रूमर्स को खत्म करना चाहते हैं और अपनी तरफ से काफी ट्राई भी की, लेकिन कुछ भी नहीं बन सका। क्या इसमें तुम हमारी हेल्प करोगे? इधर जियोंग इतनी सारी बुक्स उठाकर ला रही थी जो कि उसे गिरने ही वाली थी, लेकिन जियान उसे पकड़ने में उसकी हेल्प कर देता है। कहने लगा कि मैंने कल वो रेंचो की पोस्ट पढ़ी थी, आई होप कि तुम उससे ज्यादा सैड नहीं होगी। अगर कभी भी तुम अकेला फील करो तो मैं और जिया हम दोनों तुम्हें कंपनी दे सकते हैं, बिल्कुल ही पहले की तरह। जियोंग ने बताया कि मेरे और रेंचो के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था और जिया अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें ज्यादा टाइम उसको देना चाहिए। हम अब बड़े हो गए हैं तो हम में दूरी आना तो नॉर्मल बात है। वही जियोंग को रेंचो का मैसेज आया जिसने उसे फेस टू फेस मीटिंग के लिए बुला लिया था, और यहाँ आकर पता चला कि उसने सीक्रेट जगहों की लिस्ट बना ली थी जहाँ वो दोनों मिल सकते हैं, और साथ ये भी बताया कि अगर हम इन रूमर्स को खत्म करना चाहते हैं तो हम दोनों में से किसी एक को नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना होगा। जियोंग तो खुश हो जाती है कि शायद वो अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने वाला है, पर वो बोला कि मैं नहीं बल्कि तुम रिलेशनशिप में आओगी। तुम मुझे अपनी डिमांड वीचैट पर सेंड कर देना, उसी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे लिए 20 लड़कों की लिस्ट बना दूंगा जिसमें तुम किसी एक को सेलेक्ट कर लेना। कुछ न कुछ तो ये आइडिया जियोंग को भी पसंद आया। इसके बाद हम इन दोनों को एक दूसरी सीक्रेट जगह पर देखते हैं जहाँ रेंचो उसे वो लिस्ट दिखाने वाला था। इसी लिस्ट में रेंचो ने अपना फॉर्म भी रख दिया था क्योंकि जियोंग की डिमांड थी कि लड़का हैंडसम हो और लाइक फाइक हो। जियोंग बोली कि कहीं तुम अपना चांस तो नहीं आजमाना चाहते, जिस पर वो बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी डिमांड ही ऐसी थी। अब इतने सारे हैंडसम और लाइक फाइक लड़के है भी तो नहीं, इसलिए मुझे अपना नाम भी ऐड करना पड़ा। इसमें जियोंग को वोंग का फॉर्म मिल गया जो कि वही लड़का है जिसने जियोंग की हेल्प की थी, और वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए सेलेक्ट भी कर लेती है। जिस पर रेंचो बोला कि ठीक है, हम इस पर अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।